हेलो एवरीवन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। तो अभी हम बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक भी जानना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही हम चीज़ों को इजीली समझ पाते हैं। तो पढ़ते हैं टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यू क्या है, ठीक है, तो ये सिमिलर सेल से मिलकर के बना होता है। अ ग्रुप ऑफ सेल, जैसे सेल क्या है, अगर एक सेल के बारे में अभी हमने डिटेल्स में पढ़ा तो काफ़ी सारे सेल्स, जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। और ये टिश्यू क्या करते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और इनका काम क्या है कि ये सारे जो है सेल्स इकट्ठा होकर क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। और फिर ये टिश्यू क्या कर रहे हैं, टुगेदर मिल करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है, पहले बनता है सेल और सेल के बाद बनता है टिश्यू। काफ़ी सारे सेल मिलके, सिमिलर तरह के सेल मिलके जो है सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं टू मेजर टाइप्स होते हैं टिश्यूज़ में। एक प्लांट टिश्यूज़ हो गया, दूसरा एनिमल टिश्यूज़ हो गया, ठीक है। प्लांट टिश्यूज़ क्या है, तो ये प्लांट्स, जैसा कि हम जानते हैं प्लांट क्या है, स्टेशनरी है, प्लांट चलता फिरता तो नहीं है। तो इनके पास जो है वेल डेवलप्ड सपोर्टिंग टिश्यू है, क्योंकि एक ही जगह खड़ा रह रहा है प्लांट, अगर एक ही जगह है, स्टेशनरी है, तो वेल डेवलप्ड सपोर्टिंग टिश्यू होना चाहिए, ठीक है। मैनी मेड ऑफ डेड सेल्स, और इसमें से काफ़ी सारा डेड सेल्स से भी बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम प्लांट को देखना चाहें कि प्लांट का टिश्यू क्या क्या कैसा हो सकता है, तो समझते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज़, तो सबसे पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है, जो कि डिवाइडिंग टिश्यू है, जो क्या करता है, डिवाइड करता है। सेल्स एक्टिवली डिवाइड, यहाँ पे सेल्स एक्टिवली डिवाइड होता है, और सेल डिवीज़न जब होगा तभी ग्रोथ पॉसिबल हो पाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि सेल जो है 1 से 2 बन रहा है, 2 से 4 बन रहा है, और जब ऐसे बनता जाएगा, ठीक है, तब जा करके सेल का क्या हो पाएगा, ग्रोथ, तो तब जाके प्लांट का ग्रोथ हो पाएगा। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरह का हो सकता है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ठीक है। और ये बात याद रखना है कि ये परमानेंट टिश्यू नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, डिवाइडिंग टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू नहीं है। परमानेंट टिश्यू, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सेल जो है अब यहाँ पे डिवाइड नहीं कर पाते हैं। हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवाइड करता है, ये अब परमानेंट टिश्यू बन गया है। अब देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि ये वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बना है, कि एक ही तरीके का सेल मिलकर के बना है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में आ गया पेरेन्काइमा, ठीक है, ये लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स होता है, सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। पेरेन्काइमा किससे मिलकर बना है, सेल्यूलोज से मिलकर। फंक्शन क्या है, स्टोरेज करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, हीलिंग करेगा, ठीक है। पेरेन्काइमा सेल्यूलोज से मिलकर बना है और ये फंक्शन है। देन आता है कोलेनकाइमा, तो ये लिविंग सेल्स है, सेल वॉल्स अनइवनली थिकेंड एट कॉर्नर्स। और इसमें क्या होता है, जैसे कि सेल का कॉर्नर है, ठीक है, तो ये कॉर्नर ज़्यादा थिक होता है, ठीक है। तो सेल वॉल्स अनइवनली थिकन एट कॉर्नर्स, तो यहाँ पे ज़्यादा हमें कॉर्नर पे थिक सेल देखने के लिए मिलता है। ये सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर के बना होता है, और ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि टेंड्रिल्स में या क्लाइंबर्स में हम देखते हैं एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो ये कोलेनकाइमा की वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो हमने देखा परमानेंट में पेरेन्काइमा हो गया, देन कोलेनकाइमा हो गया, देन स्क्लेरेन्काइमा हो गया, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा मतलब डेड सेल, याद रखना है, स्क्लेरेन्काइमा क्या है, डेड सेल है। ये थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स होता है, जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ और रिजिडिटी, ठीक है। याद रहेगा कि स्क्लेरेन्काइमा क्या है, डेड सेल्स है, ये थिक होता है, लिग्निफाइड सेल वॉल्स होता है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ और रिजिडिटी, ठीक है। देन अब देखते हैं, अब तक हमने क्या देखा कि ये सारे जो है ना सिंपल परमानेंट टिश्यू है। सिंपल कहने का मतलब है कि एक ही तरीके का सेल से मिलकर के बना हुआ है, यहाँ पे अलग अलग तरीके का सेल नहीं है, ठीक है। देन आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहने का क्या मतलब है कि ये एक या और कई तरह के सेल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और ये कंडक्टिंग फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। तो आप समझते हैं किस तरीके का फंक्शन करता है। तो इसमें हमें देखने के लिए मिलता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम, ठीक है, प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम को जो है याद रखना है, इससे क्वेश्चन भी बनता है। तो
जाइलम का काम क्या है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। क्या कर रहा है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड। अगर जाइलम प्रॉपरली फंक्शन ना करे तो क्या होगा, वाटर और मिनरल्स जो प्लांट में ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से जाएगा, नीचे से, जड़ों से ही तो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर प्रॉपरली जाइलम काम नहीं कर रहा है तो वाटर और मिनरल ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा। इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है, ट्रैकिड्स होता है, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ठीक है। ये मोस्टली डेड सेल का बना होता है, ये याद रखना है कि जाइलम में मोस्टली डेड सेल्स है, और जो है जाइलम सेल्स आर मोस्टली डेड टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग हॉलो और लिग्निफाइड ट्यूब। तो ऐसा क्यों है कि डेड सेल है, ताकि यहाँ स्ट्रॉन्ग हॉलो और लिग्निफाइड ट्यूब बन सके, जिससे कि इफ़िशिएंट वाटर ट्रांसपोर्ट हो और ऊपर की तरफ वाटर जो है जा सके। तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन है, जाइलम। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ चीज़ें आप भूल भी गए, ठीक है, इट्स ओके, बट ये आपको याद रखना है कि जाइलम का काम क्या है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ऊपर की तरफ मिनरल्स को लेकर के जाता है। देन फ्लोएम, अब ये हमने देखा जाइलम वाटर एंड फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट, की पत्तों से लेकर के, लीव्स से लेकर के पूरे पार्ट में ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। कंपोनेंट्स इसका देखें तो क्या क्या है, सीव ट्यूब है, चैंपियन सेल्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर है, और ये याद रखना है कि ये मोस्टली लिविंग सेल का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ये मोस्टली डेड सेल से बना होता है, वाटर और मिनरल को, एंड फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट। तो हमें पता है कि फूड जो है कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो पत्तों से पूरे पार्ट में जाएगा, क्योंकि फूड कौन बनाता है, ठीक है, ग्रीन लीव्स ही फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फिर लीव्स से, पत्तों से कहाँ जाएगा, पूरे पार्ट में प्लांट्स के जो है जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, और ये लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। तो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या हुआ, जाइलम प्लस फ्लोएम मिलकर के एक तरीके से वस्कुलर बंडल बनता है, ठीक है। तो क्विक आप याद रख सकते हैं, पैरेन्काइमा का क्या काम है, स्टोरेज का काम है। कोलेनकाइमा में हमने देखा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। देन स्क्लेरेनकाइमा जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। पैरेन्काइमा स्टोरेज, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी, और स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रेंथ। और जाइलम क्या करता है, वाटर को अपवर्ड लेकर के जाता है, और फ्लोएम जो है, फ्लोएम से फूड याद रख लीजिए, ठीक है। फ्लोएम फूड को बायो डायरेक्शनल, मतलब हर जगह फूड प्रोवाइड करता है। ये एक क्वेश्चन जो है कैपिलैरिटी के बारे में 2012 में यूपीएससी में पूछा गया था। तो कैपिलैरिटी का क्या मतलब है, इज द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन ए नैरो ट्यूब और पोरस स्पेस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो कैपिलैरिटी का सिंपल मतलब है कि राइज या फॉल किसी भी लिक्विड का होना किसी नैरो ट्यूब में, ठीक है। क्यों, इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि अंदर तो इंटरमॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल है उसका फोर्स होगा ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से राइज या फॉल होना, ये कैपिलैरिटी है, ठीक है। कॉज क्या है, एडहेशन। एक कॉज होता है एडहेशन, एक कॉज होता है कोहेजन, ठीक है। तो अब एडहेजन का क्या मतलब है, लिक्विड सॉलिड अट्रैक्शन। तो एडहेजन का मतलब क्या है कि लिक्विड और सॉलिड अट्रैक्ट करता है, और कोहेजन का मतलब है कि लिक्विड और लिक्विड अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसके वजह से जो है कैपिलैरिटी का फंक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। तो लिक्विड एंड लिक्विड दैट इज कोहेजन, एंड लिक्विड एंड सॉलिड का अट्रैक्शन दैट इज एडहेजन, ठीक है। कैपिलरी राइज अकर्स व्हेन एडहेजन इज मोर देन कोहेजन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि कैपिलरी राइज कब होगा, जब एडहेजन ज़्यादा होगा कोहेजन से, मतलब सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तभी ये कैपिलैरिटी का फंक्शन हो पाएगा, ठीक है। मतलब सिंपल कि एडहेजन का मतलब हमने देखा क्या, कि लिक्विड और सॉलिड यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर एक ये लिक्विड है और एक सॉलिड है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ एडहेजन हो रहा है। और जब एडहेजन ज़्यादा होगा कि लिक्विड और सॉलिड अट्रैक्ट करेगा, तभी कैपिलैरिटी का फंक्शन हो पाएगा। देन कोहेजन, कि लिक्विड लिक्विड ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट्स में इसका, तो इसके वजह से जो है अपवर्ड मूवमेंट हो पाता है वाटर का थ्रू जाइलम के वेसल्स से, मतलब जाइलम के वेसल्स से, इसीलिए हमने देखा जाइलम जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है उसमें हेल्प करेगा, और एड्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। एग्जांपल अगर हम देखें, वाटर राइजिंग इन ए थिन ग्लास ट्यूब, की एक छोटा सा ग्लास ट्यूब है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ये हमने देखा
कैपिलैरिटी के बारे में, यानी ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और गाइज पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन जब एक चैप्टर पूरा फिनिश होगा उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक 3 और 4 क्लासेस में, और मैं देखती हूँ किस हिसाब से हो पाता है, देन आपको डेफिनेटली टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग ऑफ प्लांट्स, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये यूपीएससी 2013 में पूछा गया था प्लांट के ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। तो ट्रांसप्लांटेशन का क्या मतलब है? शिफ्टिंग सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी बेड्स टू मेन फील्ड्स। तो सीडलिंग्स का क्या मतलब है कि छोटा सा बस प्लांट जो है उगा ही है, सीड से हम कह सकते हैं, ठीक है, छोटा सा पौधा, काफ़ी छोटा, तो उसको हम सीडलिंग्स कहते हैं। फ्रॉम नर्सरी बेड्स टू मेन फील्ड, कि आप क्या कर रहे हैं, नर्सरी से छोटा सा सीडलिंग्स को उठा करके आप मेन फील्ड में डाल रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं आप दोबारा से, ठीक है। तो ऐसे कौन सी क्रॉप है जिसको कि ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो राइस को ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब देखते हैं कि राइस के छोटे छोटे जो है इसको सीडलिंग्स को फिर से ट्रांसप्लांट किया जाता है। टोमेटो को किया जाता है, अनियन को किया जाता है, ब्रिंजल को भी किया जाता है। मैरीगोल्ड, देन क्राइसेंथेमम, ठीक है, क्राइसेंथेमम, देन पपाया एंड टोबैको, तो इन सबको ट्रांसप्लांट किया जाता है कॉमनली, ठीक है। और भी है बट इनको कॉमनली ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो एडवांटेज क्या है? तो बेटर रूट इस्टेब्लिशमेंट, इससे इस रूट जो है अच्छे से इस्टेब्लिश हो पाएगा और जो वीड्स और पेस्ट्स है उससे भी बच पाएगा, ठीक है। इफ़िशियंट यूज़ हो पाएगा सीड्स का और स्पेस का, कि क्योंकि आप खुद से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो आप जो है यूज़ कर पाएंगे स्पेस को अच्छे से, ठीक है। और यूनिफॉर्म क्रॉप जो है ग्रो होगा, ये कुछ फ़ायदा है। तो अब राइस ट्रांसप्लांटेशन देखते हैं। तो ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि अगर जिन्होंने तो देखा होगा सामने से तो उनको पता होगा कि कोई अगर खेत है तो वो वहाँ पे क्या होता है, वाटर लॉक्ड कंडीशन में होता है, पानी जमा होता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ पे सीडलिंग को डाला जाता है। प्रमोट रोबस्ट टिलरिंग, तो यहाँ पे हमने देखा कि राइस ट्रांसप्लांटेशन वाटर लॉक्ड कंडीशन में होता है। तो अब समझते हैं कि एसआरआई क्या है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये एक टेक्निक है जो कि कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटेशन जो है राइस का, कि हाँ ठीक है एक एक करके उठा के आप डाल रहे हैं फील्ड में, ठीक है, इसको ये एलिमिनेट करेगा। की फीचर क्या होगा? सिंगल यंग सीडलिंग्स, वाइडर स्पेसिंग, सॉइल केप्ट मॉइस्ट नॉट फ्लडेड, ठीक है, और इंटरमिटेंट ड्राइंग, बेटर एरिएशन और माइक्रोब्स के लिए। तो ये एक सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है। सो यहाँ पे जो ट्रांसप्लांटेशन का पुराना मेथड था उसको हटा के क्या किया जाएगा, सिंगल और यंग सीडलिंग्स होगा यहाँ, और वाइडर स्पेस किया जाएगा, सॉइल को मॉइस्ट रखा जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड हमें देखने के लिए मिलता है कि पूरा वाटर लॉक्ड कंडीशन है, उतना नहीं, बस सॉइल मॉइस्ट रहेगा और इंटरमिटेंट ड्राई करने की भी ज़रूरत रहेगा इसमें। तो इससे क्या हो पाएगा, एरिएशन और माइक्रोब्स का फॉर्मेशन बेटर हो पाएगा। और फ़ायदा और क्या है कि यहाँ कम से कम पानी लग रहा है, कम से कम सीड लग रहा है और कम से कम लेबर लग रहा है, और स्ट्रॉन्ग होगा, रूट का ग्रोथ कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ईल्ड हमें ज़्यादा मिलेगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ये होगा, ठीक है। तो एसआरआई का बेसिकली ये मतलब है कि कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटेशन से हटके होगा, ठीक है, अलग होगा। और यहाँ पे सिंगल और यंग सीडलिंग्स, मतलब छोटे यंग एज में, जैसे कि जो सीडलिंग्स है बस छोटा है, यंग एज में ही उसको क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा, स्पेस ज़्यादा होगा और मॉइस्ट रखा जाएगा, सॉइल को फ्लड नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हमने देखा। देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स, इसको भी पूछा जा चुका है 2014 में, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसका क्या मतलब है? तो प्लांट्स में ये होता है जहाँ पे कि नए प्लांट्स को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स इंस्टेड ऑफ सीड्स, कि उसी के जो है वेजिटेटिव पार्ट्स से नए प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, यहाँ सीड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट को यूज़ करके, ठीक है, लगाया जाता है और फिर से प्लांट ग्रो किया जाता है। तो वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है प्लांट का? जैसे कि स्टेम हो गया, जैसे रूट हो गया, जैसे कि लीफ हो गया, जैसे कि बर्ड्स हो गया, तो ये सब क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स है। और इनको लगा के क्या किया जा सकता है, फिर से नया प्लांट को जो है उगाया जा सकता है। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, सीड्स हमने यूज़ नहीं किया, हमने प्लांट्स के ही पार्ट को यूज़ करके नया प्लांट बनाया, ठीक है, उगाया,
ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। की फीचर क्या है, सीड नहीं चाहिए, इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं चाहिए, और जो ऑफस्प्रिंग होंगे तो जेनेटिकली वो आइडेंटिकल और क्लोन्स होंगे, क्योंकि अगर सपोज कि यहाँ पे कोई प्लांट है या पेड़ है और इसी से जो है, इसी के किसी भी पार्ट से, ये रूट से या किसी भी चीज़ से यहाँ फिर से प्लांट उगाया जाता है, तो ये इसी का आइडेंटिकल होगा, ठीक है। फास्टर मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ पे डिज़ायरेबल ट्रेड्स जो चाहिए होगा, जो इसमें ट्रेड्स है वो इसी में जो है मिलेगा हमें, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन की, स्टेम से क्या क्या जो है हम लोग उगा सकते हैं। पोटैटो, ठीक है, ट्यूबर से, मतलब आलू के का जो ट्यूबर है उससे हम लोग उगा सकते हैं। शुगर केन कैसे, स्टेम को कटिंग करके, और जिंजर टर्मरिक कैसे उगा सकते हैं, उसके राइजोम से, और बनाना कैसे, शक्कर से। तो ये सब कुछ पार्ट्स है जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, कैसे मॉडिफाई किया जाता है। तो पोटैटो हम कैसे उगा सकते हैं, ट्यूबर से, शुगर केन स्टेम कटिंग से, जिंजर जो है राइजोम से, और बनाना कैसे, शक्कर से, ठीक है। देन रूट से, रूट को मॉडिफाई करके कैसे होगा, तो रूट से जैसे कि स्वीट पोटैटो, ठीक है, रूट ट्यूबर से हम लोग स्वीट पोटैटो को उगा सकते हैं। देन अनियन और गार्लिक जो है ये बल्ब से, ठीक है, ये क्या है, अनियन एंड गार्लिक बेसिकली जो है ये क्या हो गया, ये रूट है, ठीक है, तो बल्ब से उगा सकते हैं। देन लीफ, ब्रायोफाइलम, ठीक है, तो ये लीफ से हम लोग जो है ब्रायोफाइलम को कैसे उगा सकते हैं, लीफ बर्ड से। देन जो कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स है जैसे कि रोज़ हो गया, हिबिस्कस हो गया, जास्मीन हो गया, तो इसको स्टेम को काट के, जो कि जनरली आप सबने देखा होगा कि हाँ कैसे रोज़ के स्टेम को काट के उसका छोटा सा तना या छोटा सा पार्ट को काट करके हम क्या करते हैं, रोज़ को उगा लेते हैं। तो बेसिकली यही है वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट, कि आपने सीड का इस्तेमाल नहीं किया और आपने रूट को काट के या तो उसके जो है स्टेम को काट के या जो भी पार्ट ऐसा है जिससे कि प्लांट उग सकता है उसका यूज़ करके प्लांट को दोबारा से उगा लिया, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, यूजेस प्लांट्स एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, कि प्लांट का जो एबिलिटी है कि फिर से वो रीजनरेट कर सकता है, उसी को यूज़ करके जो है ये किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटेशियस रूट्स का क्या मतलब होता है, इसका सिंपली मतलब होता है कि जो ऐसा रूट जो प्लांट के किसी भी पार्ट से रूट जो है बन जाए, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉप क्वालिटी मिलेगा हमें, अर्ली मैच्योरिटी और हायर यील्ड मिलेगा, और यूज़फुल ऐसे प्लांट्स के लिए जिसका कि हमें इजीली सीड नहीं मिल पाता है या नॉन वाइबल सीड्स है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, शुगर केन प्रोडक्शन यूजिंग टिश्यू कल्चर, ठीक है, ये भी 2020 में पूछा गया है। तो कौन सा मेथड यूज़ किया गया शुगर केन को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, तो शुगर केन का प्रोडक्शन किया गया टिश्यू कल्चर को यूज़ करके, ठीक है। बर्ड चिप मेथड, बर्ड चिप मेथड ये ऐसा एडवांस वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्निक है। कौन सा टेक्निक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही टेक्निक है। इसमें जो सिंगल बर्ड है उसको कट किया गया शुगर केन स्टॉक से, ठीक है, और उसको रेज किया गया एक कंट्रोल कंडीशन में नर्सरी में, फिर लेटर इसको ट्रांसप्लांट किया गया फील्ड में, ठीक है। तो बेनिफिट क्या है, तो कम से कम सीड का जो है यूज़ हुआ, लेस सीड केन रिक्वायर्ड, यूनिफॉर्म और डिजीज़ फ्री प्लांट्स मिला, हायर प्रोडक्टिविटी रहा, और कॉस्ट इफेक्टिव और स्पेस सेविंग। तो ये कुछ जो है PYQs आए थे, तो हमने देखा जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिलेटेड, ठीक है, कि शुगर केन प्रोडक्शन भी टिश्यू कल्चर के थ्रू किया जा सकता है। देन एनिमल टिश्यूज़ के बारे में देखते हैं। अब हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में देखा, देन एनिमल टिश्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ क्या है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। टिश्यू किस चीज़ से बनेगा, काफ़ी सारा सेल जो है मिलकर के टिश्यू बनाएगा जो कि स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करेगा। तो हम देखते हैं 4 बेसिक टाइप है एनिमल टिश्यूज़ के, तो उनको हम देखते हैं, ठीक है। एक तो है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मसल्स टिश्यू, देन नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं एनिमल टिश्यू कितने तरह का हो सकता है। ब्लड एक टिश्यू है, बोन टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो अब देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या है। तो ये क्या करता है, ये बनाता है प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो कवरिंग होता है, लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स होता है और बॉडी कैविटीज़। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है, कवरिंग बना रहा है, लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स और बॉडी कैविटीज़ को बना रहा है,
ठीक है। की फीचर क्या है, इसमें जो भी सेल्स हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं और इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें काफ़ी कम है। तो डेफिनेटली अगर सेल टाइटली पैक्ड है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल टाइटली पैक्ड है, तो यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है कम होगा। और इसमें ये एक क्या चीज़ है कि ब्लड वेसल्स इसमें नहीं है, तो ये याद रखना, इपिथेलियल टिश्यू अवस्कुलर होता है, ठीक है। और इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी काफ़ी हाई होता है। और ये डेवलप कहाँ से होता है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म से, ठीक है। सो आपको बेसिकली समझना है कितने तरह का टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये एवस्कुलर है और ये सेल टाइटली पैक्ड होता है। अब इसमें इपिथेलियल का टाइप देख लेते हैं हम। स्क्वामस इपिथेलियल है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम है, कॉलमनर इपिथेलियम है, देन सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम है। तो इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। फ्लैटेंड सेल्स होता है और इसका काम होता है डिफ्यूजन और फिल्टर करना, जैसे एल्वियोलाई हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, तो ये स्क्वामस इपिथेलियम है, ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई, ठीक है। देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक होगा, नाम से ही लग रहा है कि क्यूब लाइक होगा। और इसका फंक्शन क्या है, कुछ चीज़ सिक्रीट करना या किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना बॉडी में, जैसे किडनी का टिब्यूल है, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन। देन कॉलमनर एपिथेलियम क्या है, ये टॉल सेल्स हैं, काफ़ी लंबे सेल्स होते हैं और इसका भी काम एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन करना। तो एग्जाम्पल जैसे कि इंटेस्टाइन। अब आगे बढ़ते हैं, इन सबको ब्रीफली पढ़ते हैं, ठीक है। देन सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम क्या हो गया, इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। सीलिया मतलब क्या होता है, जो फंक्शन जिसके वजह से मूवमेंट हो पाता है सब्सटेंस का, ठीक है। सब्सटेंस आगे की तरफ या जो है मूव कर पाता है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया मिलेगा, देन फैलोपियन ट्यूब में सीलिया मिलेगा, जहाँ पे भी सब्सटेंस के मूवमेंट की ज़रूरत है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही लग रहा है कि ये तो कुछ कनेक्ट करता होगा, बाइंड करता है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है अदर टिश्यू को। इसका ओरिजिन मीजोडर्म से होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या क्या कनेक्ट कर रहा है, जैसे बोन हो गया, ब्लड हो गया, कार्टिलेज हो गया, टेंडन्स और लीगामेंट्स और एडिपोज टिश्यू। तो टेंडन्स और लीगामेंट्स क्या होता है, जो बोन को बांध के रखता है, हम ये कह सकते हैं। तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू समझ सकते हैं आप कि ये बाइंड करता है, सपोर्ट करता है। देन मसल्स टिश्यू क्या हो गया, मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए। मसल्स का क्या काम है, मूवमेंट के लिए, किसी काम के लिए, लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। ये मीजोडर्म से इसका ओरिजिन है। तो मसल्स के कैसा कैसा हो सकता है, एक स्केलेटल मसल हो सकता है। सो स्केलेटल मसल्स क्या हुआ, ये वॉलंटरी है, ठीक है। जब जो है अपने मन से कर सकते हैं इसको, जब ज़रूरत पड़े तब। और जो स्मूथ मसल है वो अपने आप ही काम करता रहेगा, इनवॉलंटरी है। और कार्डियक हार्ट का मसल्स, ठीक है। तो ये कुछ मसल्स टाइप है। देन नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू क्या करेगा, फॉर्म्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो नर्वस टिश्यू क्या करेगा, ब्रेन बनाएगा, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ब्रेन से रिलेटेड फंक्शन होगा। ओरिजिन इसका इक्टोडर्म से है। फंक्शन क्या करेगा, रिसीव्स, कंडक्ट्स एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस। तो नर्व इम्पल्सेस के रिलेटेड इसका फंक्शन होगा, ठीक है। तो सेल थ्योरी का हम एक्सेप्शन देख लेते हैं। जो वायरसेस हैं, ठीक है, ये क्या है, ए सेल्यूलर है, ठीक है। देन रिप्रोडक्शन कहाँ करता है, ये ओनली इनसाइड होस्ट। ये होस्ट के अंदर ही रिप्रोडक्शन कर सकता है। अगर जैसे कि होस्ट ये के अंदर नहीं है, वायरस कहीं भी ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ है, इसको कोई होस्ट नहीं मिल पाया है अभी तक, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। और ह्यूमन आरबीसीज जो है लिविंग सेल्स विदाउट न्यूक्लियस, ये हमने ऑलरेडी देखा कि ह्यूमन आरबीसीज में न्यूक्लियस जो है क्या है, नहीं है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए मिल रहा है हमें बायोलॉजिकल रूल्स में भी, ठीक है। अब हमने एनिमल टिश्यूज़ को भी देख लिया, प्लांट टिश्यूज़ को भी देख लिया। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी को जल्दी से कवर कर लेते हैं, ठीक है। इससे एज सच तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बट हमें इसको कवर कर लेना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक्स है, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो हम जब फिजियोलॉजी कहते हैं, तो फिजियोलॉजी का क्या मतलब है कि हम जो है फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम कैसे काम करता है इसको हम समझेंगे। तो मेजर सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, इंडोक्राइन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव है, नर्वस है, मस्कुलोस्केलेटल है, ठीक है। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम जल्दी से देखते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना होता है, कंप्राइजेज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्लस एक्सेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है और एक्सेसरी सिस्टम है। इसमें हम देखो तो माउथ है, इसोफेगस है, स्टोमक है,
स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। माउथ का काम क्या है, माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस होता है और सेलिवरी एंजाइम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तभी आप किसी भी फूड को खा पाते हैं। अगर सलाइवा नहीं रहेगा तो आप खा नहीं पाएंगे, बिल्कुल ड्राई होगा, ठीक है। इसोफेगस का क्या काम है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। तो इसोफेगस क्या करता है, पेरिस्टालसिस एक मूवमेंट करता है और उस मूवमेंट के द्वारा फूड को नीचे की तरफ लेके आता है। स्टोमक का काम है कि फूड को मिक्स करता है और HCl और पेप्सिन जो है सिक्रीट करता है, ये एंजाइम को वो सिक्रीट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का में अगर मेजर जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम है ना, कि अब फूड जो है हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से डाइजेस्ट हो गया, और डाइजेस्ट नहीं, मिक्स हो गया, स्टमक में आके मिक्स होता है HCl और पेप्सिन के साथ, देन फिर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट्स। तो यहाँ पे जो वाटर और सॉल्ट है इसको एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन और फिर फीसेस बनाता है, जो स्टूल है, ठीक है। तो जो भी अब वेस्ट हो गया तो वेस्ट कहाँ बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स देख लेते हैं। तो पेप्सिन, तो ये क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और सिक्रेट कैसे होता है, एज पेप्सिनोजेन, ठीक है। और एक्टिवेटेड बाय HCl इन स्टोमक। और हमने जो देखा, जो पेप्सिन है इसको जो है सिक्रीट होता है पेप्सिनोजेन की तरह, और स्टोमक में एक्टिवेट किसके द्वारा होता है, HCl के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन है। देन लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, ये बाइल को सिक्रीट करता है, ठीक है, जो कि फैट को इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। जो मेटाबॉलिक फंक्शन देखने के लिए हमें मिलता है, तो ये लीवर का काम है। नेक्स्ट देखते हैं कि पैनक्रियाज का क्या फंक्शन है। तो पैनक्रियाज क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, इसका कुछ एक्सोक्राइन फंक्शन है, देन इंडोक्राइन फंक्शन है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन के लिए। देन इंडोक्राइन के थ्रू ये क्या सेक्रेट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन सेक्रेट करता है, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है रेगुलेट होता है। तो जब पेनक्रियाज जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है और इंसुलिन और ग्लूकागोन को सिक्रेट नहीं कर पाता है, तो हम देखते हैं कि ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है और हम जो कहते हैं कि हाँ शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गया है, तो ये जो है पेनक्रियाज की वजह से होता है। देन अब समझते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे प्रोसेस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन इन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन एनिमल में कैसे होता है, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किस में होता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं कि डिफ्यूजन जो है ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स कैसे सांस लेते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू। और इंसेक्ट का ट्रैकिया सिस्टम होता है, ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू इंसेक्ट सांस लेते हैं। और जो है आर्थ्रोपोड्स है या मोलस्कस है, ये गिल्स के थ्रू, ठीक है। फिश के बारे में भी हम क्या जान रहे हैं, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस गिल्स से। देन लंग्स, लंग्स जो है टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जो भी धरती पे रहने वाले वर्टिब्रेट्स हैं, सबके पास लंग्स हैं। देन स्किन से रेस्पिरेशन कौन कर रहा है, एम्फीबियंस जो होते हैं वो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। ये कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन कौन करता है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट्स के पास ट्रैकियल सिस्टम है, गिल्स किसके पास है, एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स के पास गिल्स है, लंग्स किसके पास है, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के पास जो है लंग्स है। देन स्किन से रेस्पिरेशन कौन कर रहा है, एम्फीबियंस, ये याद रखना है। अब देखते हैं रेस्पिरेशन किस तरीके का हो सकता है। एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, तो ये कब होगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। यहाँ पे क्या क्या प्रोड्यूस होगा, CO2, ठीक है, प्लस H2O प्लस हाई ATP। क्या क्या हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो CO2 प्रोड्यूस होगा, देन H2O एंड हाई ATP। और दूसरे तरीके का रेस्पिरेशन कैसा हो सकता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक कहने का क्या मतलब है, एनारोबिक जब भी आता है तो मतलब अकर्स विदाउट ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन नहीं है एंड देन हो रहा है, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन का प्रेजेंस। तो ये प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, अगर एनिमल्स में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा और अल्कोहल और CO2 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, प्लांट और ईस्ट में। और ये क्या, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या प्रोवाइड करता है, लो एनर्जी एल्ड, मतलब बहुत कम एनर्जी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझते हैं। हमने रेस्पिरेटरी में एनिमल के बारे में देखा, अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझते हैं। तो यहाँ पे पार्ट्स अगर देखें, नोज है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाइज है, ठीक है। एल्वियोलाइज
इंटरस्टाइस मतलब जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। तो फंक्शनल डिवीजन अगर हम समझे तो कंडक्टिंग पार्ट क्या है, नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल्स से ब्रोंक्यूल्स तक एयर जो है जा रहा है, ठीक है। देन रेस्पिरेटरी पार्ट क्या है, एल्वियोलाई है, ठीक है। सो लंग्स कवर्ड बाय प्लूरा, लंग्स कैसे कवर्ड होता है, प्लूरा से कवर्ड होता है। और डायफ्राम हेल्प करता है ब्रीदिंग में, ठीक है, डायफ्राम हेल्प करता है ब्रीदिंग में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नोज है, ठीक है, देन लैरिंग्स, ठीक है, यहाँ पे फिर फेरिंग्स, फिर यहाँ से आता है ट्रैकिया, ठीक है, ये सब क्या हो गया, ब्रोंकस है, ठीक है, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, देन यहाँ ये सब जो है क्या, छोटा छोटा ये सब एल्वियोलाई है, ठीक है, ये राइट लंग हो गया, ये लेफ्ट लंग हो गया, और ये डायफ्राम जो है ये क्या करता है, अप एंड डाउन करता है, तो फिर हम रेस्पायर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें रेस्पिरेटरी सिस्टम में हैं। तो लंग्स जो है कवर होता है प्लूरा से, एंड डायफ्राम हेल्प करता है ब्रीदिंग में, ठीक है। और रेस्पिरेटरी पार्ट क्या है, जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है वो है एल्वियोलाई, और जहाँ से सांस हम लेते हैं वो क्या है, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। देन मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं, सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। जब खींचते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, अंदर की तरफ खींच रहे हैं, तो सब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। थोरैसिक वॉल्यूम मतलब जो आपका चेस्ट का जो वॉल्यूम है, अगर आप सांस ले रहे हैं तो ये थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। और प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जो रहेगा वो घट जाएगा और एयर एंटर करेगा लंग्स में। तो इनहेल जब करते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। देन एक्सपायरेशन के टाइम पे, एक्सहेलेशन के टाइम पे, जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, सांस को बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डायफ्राम जो आपने सांस लिया तो आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, वो फिर रिलैक्स करता है, ठीक है। और थोरेसिक वॉल्यूम क्या होता है, ये कम हो जाता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जब तो आप इनहेल कर रहे हैं तो आपका चेस्ट जो है फूल जाएगा, और आप जब एक्सहेल करेंगे तो ऑब्वियसली थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा और एयर बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है। तो कुछ आप याद कर सकते हैं, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और बाइल जो है इमल्सिफाई करता है फैट को। देन इंसुलिन क्या करता है, लोअर ब्लड शुगर के लेवल को इंसुलिन घटाता है। एल्वियोलाई हेल्प करता है गैस को एक्सचेंज करने में, और एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक में हमने देखा कि बहुत ही कम एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो मैक्सिमम एटीपी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट समझते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसको कि पूछा भी जा चुका है 2011 में यूपीएससी में। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का क्या मतलब है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होता है आरओएस, ये क्या होता है, ये अगर बॉडी में आता है तो जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है वो आरओएस को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आरओएस बहुत ज़्यादा हो गया और एंटीऑक्सीडेंट उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है क्या, ये हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, और ये डैमेज कर देता है सेल मेम्ब्रेन को, प्रोटीन्स को और डीएनए को, ठीक है। तो इफेक्ट्स और डिजीज इससे क्या हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाता है, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, देन डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स यानी अल्जाइमर तक हो सकता है, कैंसर या एजिंग, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी क्यों है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझना ज़रूरी है ताकि एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड थेरेपीज़ बन पाए एंड डिजीज़ का प्रिवेंशन हो सके और मैनेजमेंट हो सके, ठीक है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को, और जो वेस्ट है उसको रिमूव करता है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो सकता है, एक तो ओपन हो सकता है, देन दूसरा क्लोज्ड हो सकता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है, ब्लड फ्लोज इनटू ओपन स्पेसेस। तो ब्लड अगर ओपन स्पेस में फ्लो हो रहा है, मतलब साइनसेस में, तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, जो कि आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्कस में प्रेजेंट है।
बट ह्यूमन में क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, इस बात को समझना है कि ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है, और ये एनिलेट्स में और कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होता है, एनिलेट्स एंड कॉर्डेट्स में एंड ह्यूमन में। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है, सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके का होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। ओपन में, ओपन स्पेस में ब्लड फ्लो करता है साइनसिस में, जो कि आर्थ्रोपॉड्स में एंड मोलस्कस में देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है, देन अब देखते हैं हार्ट जो है वर्टिब्रेट्स में किस किस तरीके का हार्ट हो सकता है। तो फिशेस में जो है ये आप याद रख सकते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, किस में, फिश में। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन होता है और हार्ट क्या करता है, पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट है। देन एम्फीबियंस और जो रेप्टाइल्स है, ठीक है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को छोड़ करके जो एम्फीबियन है और रेप्टाइल है, इसका 3 चैम्बर हार्ट है। कितना चैम्बर, 3 चैम्बर। और यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट याद रखना है। और मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स, और ब्लड मिक्स कहाँ होता है, वेंट्रिकल्स में। क्रोकोडाइल और बर्ड्स और मैमल्स का अगर हम देखें तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 4 चैम्बर हार्ट है तो डबल सर्कुलेशन जो है ब्लड का यहाँ कंप्लीट हो जाता है और ब्लड मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एक बार और ध्यान से देख लीजिए। फिश का 2 चैम्बर हार्ट है एंड एम्फीबियन और रेप्टाइल का, क्रोकोडाइल को छोड़ करके, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। देन क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स का कितना है, 4 चैम्बर्ड हार्ट्स है। तो हमने देखा कि जो जितने भी एम्फीबियंस है, जितने भी रेप्टाइल्स है, सबका 3 चैम्बर्ड हार्ट है। क्रोकोडाइल्स का, बर्ड्स का और मैमल्स का 4 चैम्बर्ड है। देन फिश का 2 चैम्बर्ड है। ये अब देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। ठीक है, तो इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। कंपोनेंट्स अगर देखें तो हार्ट है, ब्लड वेसल्स है और ब्लड है। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट कहाँ लोकेटेड है, थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड है, स्लाइटली लेफ्ट की तरफ। और साइज क्या है, तो क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब आप अपनी जो मुट्ठी बंद करेंगे तो उसमें आ जाएगा, तो इतना ये उसका साइज है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं हार्ट का जो भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, चैम्बर कितने होते हैं हार्ट में, तो 2 एट्रिया, अपर चैम्बर 2 होता है और 2 वेंट्रिकल्स, लोअर चैम्बर 2 होता है। ठीक है, और ये जो चैम्बर है ये सेपरेट कैसे है, सेप्टा के थ्रू सेपरेट है। ठीक है, तो आप एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये वाला पोर्शन क्या है, एओर्टा है। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी एंड ये क्या है, पल्मोनरी वेन है। और ये है लेफ्ट एट्रियम, जो हमने बोला चैम्बर के बारे में, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये बाइकास्पिड वाल्व है। यहाँ ये चीज़ क्या है, बंडल ऑफ हीज। देन ये वेंट्रिकल, जो हमने 4 चैम्बर की बात करी, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, और यहाँ पे फिर कॉर्डे टेंडेनी, तो कुछ टेंडन वगैरह हैं। ठीक है, जो मसल्स को और चीज़ों को बाइंड रखते हैं। देन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये एपेक्स है। और यहाँ पे फिर क्या है, ट्राइकास्पिड वाल्व है। तो ये सब कुछ चीज़ है जो हमने देखा। तो चैम्बर कितना है, 2 एट्रिया है एंड 2 वेंट्रिकल्स है लोअर। और ये चैम्बर कैसे सेपरेटेड है, तो सेप्टा के थ्रू चैम्बर जो है सेपरेटेड है। ठीक है, सेप्टम के थ्रू जो है, ये आप देख सकते हैं कि 4 चैम्बर है। ठीक है, तो ये सेप्टम के थ्रू जो है सेपरेटेड है। ठीक है, तो ये वाल्व क्या करते हैं, जो हमने देखा बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वाल्व, तो वाल्व का क्या रोल है, इंश्योर वन वे ब्लड फ्लो को ये इंश्योर रखते हैं। ये इन वाल्व का काम ये है कि 1 वे ब्लड फ्लो हो सके। देन कार्डियक साइकिल, तो एक कंप्लीट हार्ट बीट के लिए सिस्टोल प्लस डायस्टोल होता है। ठीक है, क्या होता है, सिस्टोल प्लस डायस्टोल, तब जा करके एक कंप्लीट हार्ट बीट बनता है। देन हार्ट रेट कितना नॉर्मल होता है, 72 बीट्स पर मिनट नॉर्मल होता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml पर वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये कुछ कार्डियक साइकिल हमने देखा कि एक कंप्लीट हार्ट बीट के लिए सिस्टोल और डायस्टोलिक प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें। देन ब्लड वेसल्स, इतना डिटेल में अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे कि हाँ सिस्टोल और डायस्टोल क्या है, आप बस इन चीज़ों को समझ लीजिए। जस्ट हम ओवरव्यू एक चीज़ों का ले रहे हैं। अगर हम इनको डेप्थ में पढ़ने जाए तो काफ़ी सारा चीज़ तो हो ही जाता है। ठीक है, देन ब्लड वेसल्स,
तो आर्टरी क्या कैरी करता है, जो आर्टरीज है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है आर्टरीज, याद रखना है आर्टरीज हमेशा कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। मतलब क्या है, जो यहाँ पे हम पल्मोनरी आर्टरी देख रहे हैं ना, आर्टरी का क्या काम है कि इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी ऐसा है जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो है इसमें होगा, ठीक है। देन वेन का क्या काम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएगा। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन, जो इस जगह पे हमने देखा कि पल्मोनरी वेन है, तो ये क्या करेगा, ऐसे वेन्स का क्या काम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। एंड जो कैपिलरीज है, थिन वॉल्ड वेसल्स, कैपिलरीज जो छोटे छोटे पतले पतले वेसल्स है, ये कनेक्ट करते हैं आर्टरीज और वेन को, और साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इन कैपिलरीज में ही क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट वगैरह एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने देखा कि चीज़ें कैसे हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में पूछा जा चुका है, तो ये क्या है, वासोडायलेटर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। वासोडायलेटर मीन्स वेसल्स को, तो जो ब्लड वेसल्स है उसको क्या करता है, रिलैक्स करता है, रिलैक्सेस स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फिर ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, जो कि वस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये पूछा जा चुका है, तो ये क्या है, वासोडायलेटर है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स को क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, स्मूथ कर रहा है, वाइड कर रहा है। देन देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, तो एनिमल प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, क्योंकि एनिमल के बॉडी में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बन रहा है यहाँ पे भी, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, ठीक है, वाटर, आयंस वगैरह बन रहा है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट वगैरह, ठीक है। तो ये वेस्ट जो है ये रिमूव होना चाहिए बॉडी से, तभी होमोस्टेसिस मेंटेन रहेगा। तो अब ये होम्योस्टेसिस क्या है, तो होम्योस्टेसिस बॉडी का एबिलिटी है जो जिससे कि वो मेंटेन रखता है बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को, क्या करता है, स्टेबल रखता है, ठीक है। जो बॉडी का एक इंटरनल इन्वायरमेंट है वो भी तो स्टेबल रहना चाहिए, चाहे कितना भी एक्सटर्नल चेंज आ रहा हो, लेकिन बॉडी का इन्वायरमेंट मेंटेन रहेगा तभी ये प्रॉपर हो पाएगा। तो अब देखते हैं कितने तरीके का एक्सक्रीशन है, ठीक है। तो एक हुआ अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म मतलब एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, तो ये बोनी फिशेस में, एक्वेटिक एम्फीबियंस में, एक्वेटिक इंसेक्ट्स में देखा जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। देन यूरियोटेलिज्म। अब यूरियोटेलिज्म क्या है, तो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, तो ये मैमल्स में देखा जाता है, काफ़ी सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में, मेराइन फिशेस में देखा जाता है। तो अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, लिवर में, तो ये जो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है कहाँ होता है, लिवर में होता है। फिर ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है और फिल्टर किया जाता है किडनी के द्वारा, ठीक है। तो अमोनिया कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, यूरिया में, लिवर में। फिर ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है अमोनिया को, ब्लड, और फिल्टर कौन कर रहा है, जो है किडनी, ठीक है। यूरिया को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड, एंड फिल्टर कर रहा है किडनी। देन और एक क्या टाइप होता है, यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म का मतलब है यूरिक एसिड का जो है एक्सक्रीशन होना, ठीक है। जैसे ये रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में और लैंड स्नेल्स में देखने के लिए मिलता है। यूरिक एसिड एक्सक्रीटेड एज सेमी सॉलिड पेस्ट पैलेट, तो ठीक है। और ये क्या करता है, कंजर्व करता है वाटर को। तो यूरिक एसिड कैसे एक्सक्रीट होता है, सेमी सॉलिड पेस्ट की तरह या पैलेट की तरह। देन अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को देख लेते हैं। तो अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो यहाँ पे क्या है, अ पेयर ऑफ किडनीज है, 2 किडनी बेसिकली है, फिल्टर करता है ब्लड को और जितना भी नाइट्रोजीनस वेस्ट है उसको रिमूव करता है। देन 2 यूरेटर होता है जो कि कैरी करता है यूरिन को, कहाँ से, फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर, तो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाता है। देन यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। यूरेथ्रा फिर रिलीज करता है यूरिन को आउटसाइड द बॉडी। और नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। तो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, याद रखना है, नेफ्रॉन किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमने जो है देखा। तो यहाँ आप किडनी का जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं।
तो ये एड्रीनल ग्लैंड है, देन दैट इज रीनल आर्टरी, ठीक है, रीनल आर्टरी, फिर यहाँ पे रीनल वेन है, ये किडनी है, ठीक है, देन डोर्सल एओर्टा, ठीक है, क्या है डोर्सल एओर्टा, गिव मी अ मोमेंट, ठीक है, ये है डोर्सल एओर्टा, ये यूरेटर है जो हमने कहा था कि 2 यूरेटर है, ठीक है, और ये किडनी का पार्ट है, पेल्विस, मेड्यूला और कॉर्टेक्स, ये किडनी का पार्ट है, ठीक है, देन ये है यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन को होल्ड करता है, रखता है, देन यूरेथ्रा से यूरिन पास आउट हो जाता है, ठीक है, ये है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। अब इंडोक्राइन सिस्टम को समझते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये डक्टलेस ग्लैंड है, इसमें कोई डक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब कोई डक्ट पाइप नहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिक्रीट करता है हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, मतलब कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन को सिक्रीट करता है। और हार्मोन कैसे एक्ट करता है, सेल्यूलर केमिकल मैसेंजर की तरह, ठीक है, कैसे हार्मोन एक्ट करता है, इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर की तरह, एंड आर इफेक्टिव इन ट्रेस अमाउंट्स, ठीक है। तो इंडोक्राइन का बेसिकली हमने क्या देखा, ये डक्टलेस है, ये हार्मोन को सिक्रीट कर देता है डायरेक्टली ब्लड में। तो मेजर हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स देख लेते हैं और उसका फंक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है इसमें क्या होता है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होता है, और ये क्या करता है, प्रोड्यूसेस रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, ठीक है, दैट रेगुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी। तो हैपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है, ठीक है, और ये एक लिंक की तरह काम करता है बिटवीन नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, नर्वस और इंडोक्राइन सिस्टम के बीच में हैपोथैलेमस क्या है, एक लिंक है। देन पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो आप जो है अगर चाहे तो इमेज सर्च करके देख सकते हैं ताकि आपके माइंड में लॉन्ग टर्म तक रहे। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इस चीज़ को इतना मतलब मैं और ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रही हूँ कि इन सब से क्वेश्चन कम बनता है, ठीक है, काफ़ी कम बनता है, बट बेसिक है तो जानना ज़रूरी है। देन इसके बाद जब और सारे टॉपिक्स आएंगे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रहेगा, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ से क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में और मिल्क के इजेक्शन में। देन आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आर्जिनिन वैसोप्रेसिन भी निकलता है, ठीक है, जो कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन में किडनी में बेसिकली हेल्प करता है। मतलब बेसिकली इसका आर्जिनिन वैसोप्रेसिन का काम किससे है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन से, ठीक है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है किडनी में। देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हमने देख लिया, 2 ऑक्सीटोसिन और आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। देन एंटीरियर पिट्यूटरी जो है यहाँ से निकलता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जो कि बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जो प्रमोट करता है बॉडी के ग्रोथ को, ठीक है। अगर ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो गया, रिलीज हो गया बॉडी में, तो यहाँ पे चिल्ड्रन में क्या हो जाएगा, गिगैनेटिज्म, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है बच्चे का ग्रोथ हो जाएगा, ओवर ग्रोथ हो जाएगा। और एडल्ट में होगा तो हम कहेंगे इसको एक्रोमेगेली, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हुआ, एक्सेस हुआ, तो गिगैनेटिज्म चिल्ड्रन में, और एडल्ट्स में एक्रोमेगेली। देन आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो मेल में ये क्या स्टिमुलेट करता है, एंड्रोजन, जो मेल हार्मोन है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन में ये स्टिमुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और फीमेल में ये रेगुलेट करता है ओव्यूलेशन को और मेंस्ट्रुअल साइकिल को। देन एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये जो है गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है दोनों सेक्सेस में। गैमेट कहने का मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है। देन नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड क्या सेक्रीट करता है, थायरॉक्सिन सेक्रीट करता है, और ये रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को, जो बॉडी का बीएमआर है उसको रेगुलेट करता है, एपेटाइट और ग्रोथ को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसके लिए रिक्वायर्स आयोडीन फॉर हार्मोन सिंथेसिस। तो इसीलिए क्या होता है, आयोडीन का जरूरत है हार्मोन सिंथेसिस के लिए। इसीलिए हमने देखा कि आयोडीन की कमी से क्या होता था, ग्वाइटर होता था, बेसिकली गले में वहाँ पे काफ़ी सारा फुला हुआ स्वेलिंग देखने के लिए मिलता था, ठीक है। सो थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन। देन थाइमस सिक्रीट करता है थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन, ठीक है। ये जो है बहुत एसेंशियल है किसके लिए, टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन के लिए और इम्यूनिटी के लिए, बेसिकली इम्यूनिटी के फंक्शन के लिए, ठीक है। ये थाइमस याद रखना है क्योंकि ये जो है करंट अफेयर्स में भी आया हुआ है, ठीक है। विजन का मैगजीन में आप देख सकते हैं, थाइमस के बारे में है। तो
ये सेक्रेट करता है थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन। तो ये एसेंशियल है किसके लिए, टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए, ठीक है, और इम्यून फंक्शन के लिए ज़रूरी है। देन ये चाइल्डहुड में प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, और रिग्रेस हो जाता है आफ्टर प्यूबर्टी। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज क्या है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स से जो है इंसुलिन निकलता है, ठीक है, इंसुलिन सिक्रीट होता है, और इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर इंसुलिन प्रॉपरली, इंसुलिन का सिक्रीशन ना हो तो क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ जाता है, इसीलिए इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है, ठीक है। देन अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है, जिसका काम क्या है, ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को घटाता है, इसीलिए अगर किसी के बॉडी में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि इनको शुगर हो गया है, ठीक है। नॉर्मल जो है बोलचाल में आप सुनते होंगे कि हाँ मतलब मुझे शुगर है या किसी और को, ठीक है। तो ये ब्लड इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को जो है डाउन करता है, ठीक है। देन एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है, ये क्या सिक्रीट करता है, कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, स्ट्रेस के टाइम पे कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है और मेटाबॉलिज्म के टाइम पे। देन एल्डोस्टेरॉन, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को बैलेंस करता है, एल्डोस्टेरॉन। और इपिनेफ्रिन, ठीक है, एड्रीनलिन या नॉर इपिनेफ्रिन, नॉर एड्रीनलिन जो क्या है, ये क्या है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, मतलब कि ये जो है एक तरीके से स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है आपका। तो स्ट्रेस के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, और ठीक है, बेसिकली ये स्ट्रेस एडेप्टेशन में हेल्प करता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो उस टाइम आप देख सकते हैं कि आपको कुछ कुछ चीज़ें फील हो रहा होगा, हार्ट रेट बढ़ गया होगा, ये सारी चीज़ें जो हो रही है तो ये बेसिकली इपिनेफ्रिन के वजह से हो रहा है या नॉर इपिनेफ्रिन की वजह से, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ठीक है। देन गोनाड्स, मतलब क्या है, मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है। तो टेस्टिस से मेल ऑर्गन, इससे क्या निकलता है, सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरॉन, और ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है, जैसे बियर्ड वगैरह निकलना या वॉइस का मतलब डेप्थ बढ़ना, जो भी चीज़ें हैं। देन ओवरीज, ठीक है, तो ओवरी फीमेल ऑर्गन है, ये क्या सिक्रीट करता है, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को रेगुलेट करता है, प्रेगनेंसी वगैरह को मेंटेन करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है। देन पीनियल ग्लैंड, तो ये सिक्रीट करता है मेलाटोनिन, ठीक है, और मेलाटोनिन आपके स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नींद आने के टाइम कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, मेलाटोनिन, ये रेगुलेट करता है स्लीप और वेक, जो सर्कैडियन रिदम है आपका उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है, जो हाइपोथैलेमस की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। फिर यहाँ ब्रेन में यहाँ पे हमें पिट्यूटरी ग्लैंड देखने के लिए मिलता है। थायराइड ग्लैंड का पोजीशन आप देख सकते हैं, यहाँ है। देन थाइमस, ठीक है, थाइमस यहाँ पे है, जो कि थाइमस हमने देखा कि लिम्फोसाइट वगैरह के लिए। देन यहाँ पेनक्रियाज, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड किडनी के पास, ठीक है। देन यहाँ पे टेस्टिस मेल ऑर्गन और ओवरीज फीमेल ऑर्गन। तो ठीक है, हमने यहाँ पे पूरा जो है ग्लैंड को देखा, ठीक है। देन अब देखते हैं इंडोक्राइन डिसरप्टर्स, जैसे कि कुछ इन्वायरमेंटल केमिकल्स है जो इंटरफेयर करता है हार्मोन सिंथेसिस में, सिक्रीशन में और ट्रांसपोर्ट में, एक्शन में। तो इसके वजह से एडवर्स हेल्थ का इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर इंडोक्राइन डिसरप्ट हुआ तो यहाँ पे हमें हेल्थ के इश्यूज देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या क्या चीज़ है, हमने ऑलरेडी देखा कि केमिकल्स जो है ये इंटरफेयर कर सकता है हार्मोन सिंथेसिस में। तो सोर्स ऑफ एक्सपोजर, अब ये केमिकल आ कैसे जाएगा, तो अगर कंटामिनेटेड फूड है, आपको फूड के थ्रू कुछ ऐसा केमिकल बॉडी में एंटर कर गया, या पॉल्यूटेड डस्ट की वजह से कुछ ऐसी चीज़ बॉडी में आ गया, ठीक है, या आप कोई ऐसा ऑक्यूपेशन में है जिससे कोई चीज़ कोई केमिकल आपके बॉडी में आ रहा है, ठीक है, तो उसके वजह से। तो मेजर अगर टाइप देखें जो कि इंडोक्राइन को डिसरप्ट करता है, जैसे पेस्टिसाइड्स है, ठीक है, इस पेस्टिसाइड जैसे कि DDT या मेथोजाइक्लोर, ठीक है। देन प्लास्टिक कंटामिनेंट्स जैसे कि बिस्फिनॉल ए, पूछा जा चुका है बिस्फिनॉल ए के बारे में भी कि बिस्फिनॉल ए क्या है, प्लास्टिक कंटामिनेंट्स। जैसे फार्मास्यूटिकल्स में क्या है, डाई इथाइल स्टिलबेस्टेरॉल, ठीक है, एंड 17A इथिनील स्ट्रेडियोल, ठीक है। ये सारा क्या है, ये मेजर टाइप ऑफ केमिकल है जो कि इंडोक्राइन को डिसरप्ट कर सकता है। और कुछ डाइटरी कंपोनेंट्स है जैसे फाइटोएस्ट्रोजेंस वगैरह, ठीक है।
देन अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। प्राइमरी फंक्शन क्या है कि गैमेट्स का प्रोडक्शन करना, जैसे मेल में स्पर्म का और फीमेल में सेकेंडरी oocyte मीन्स ओवम का, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं। इसमें ऑर्गन्स बेसिकली क्या क्या है। स्क्रोटम है जो मेंटेन करता है टेस्टिस को, ठीक है, मेंटेन टेस्टिस एट ए टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी को जितना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है टेस्टिस को, ठीक है। इसीलिए टेस्टिस क्या होता है, आउटसाइड बॉडी होता है, ठीक है। देन टेस्टिस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो हमने देखा। और पेनिस क्या है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। देन एक्सेसरी कुछ ऑर्गन है जैसे वास डिफरेंस है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को। देन सेमिनल वेसाइकिल सिक्रीट करता है ये फ्रुक्टोज रिच फ्लूइड, ठीक है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये क्या करता है, सीमेन में अल्कलीन फ्लूइड को ऐड कर देता है। देन कॉपर्स बल्बोयूथरल कॉपर्स या बल्बोयूथरल ग्लैंड जो है ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट करता है म्यूकस फॉर ल्यूब्रिकेशन, ठीक है। ये म्यूकस सिक्रीट करता है लुब्रिकेशन के लिए। बेसिकली ये सब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या अगर ऑर्गन्स हम देखें तो वजाइना, ठीक है। देन सर्विक्स जो कि कनेक्ट करता है यूट्रस एंड वजाइना को। देन यूट्रस जहाँ पे कि इम्प्लांटेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है या फीटस का डेवलपमेंट कहाँ होता है, यूट्रस में। फेलोपियन ट्यूब क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सेकेंडरी oocyte और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। ओवरीज प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी oocytes एंड हार्मोन, तो ओवरी से हमने देखा हार्मोन भी रिलीज होता है, ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स, एंड प्रोड्यूस ये करता है सेकेंडरी ओवम या oocytes को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये फेलोपियन ट्यूब है जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन होता है। और ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी, ये ओवेरियन लिगामेंट है, इस तरीके से कनेक्ट होता है यूट्रस के साथ, ठीक है। ये यूट्रस है, ठीक है। ये जो है इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियल वॉल यूट्रस में होता है। देन सर्विक्स एंड देन वजाइना, तो ये फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन का पार्ट है। देन अब देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। तो ओवेरियन हार्मोन्स जो है जैसे कि इस्ट्रोजन, ये फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी फीमेल में चेंज होता है आफ्टर प्यूबर्टी। देन प्रोजेस्टेरॉन ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी और यूटेराइन लाइनिंग। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन। और एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। देन टेस्टिकुलर हार्मोन, ठीक है, जो कि हमने देखा टेस्टिस से निकलता है, टेस्टोस्टेरोन मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कंट्रोल कैसे होता है हार्मोन, तो इसको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये गोनाड्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और की पिट्यूटरी हार्मोन हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं, FSH और LH है। देन प्यूबर्टी देख लेते हैं क्या है, मार्क्स ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी एक आना स्टार्ट होता है। तो गर्ल में 10 to 14 ईयर्स और बॉयज़ में 12 to 16 ईयर्स। तो ये क्या कॉज करता है, फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस होता है, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल में अलग अलग तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, तो इसका ड्यूरेशन जो है 28 डेज़ का होता है। और मेंस्ट्रुअल फेज़ कितने दिन तक होता है, 4 से 5 डेज़ होता है, ठीक है। अब क्यों होता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है ये हार्मोन का, इस हार्मोन का लेवल फॉल हो जाता है, ठीक है, नीचे आ जाता है। देन मेनार्की क्या है, मेनार्की मीन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है, ठीक है, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं, मेनार्की। और मेनोपॉज किसको कहते हैं, जब परमानेंट सीजेशन हो जाता है मेंस्ट्रुएशन का, मतलब ठीक है, जब प्रॉपरली मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तो ये मेनोपॉज कहते हैं। और इसको जो है कब कह सकते हैं कि मेनोपॉज हो गया है, अगर 12 कंसेक्यूटिव मंथ तक भी पीरियड नहीं हुआ तो कह सकते हैं कि मेनोपॉज हो गया, ठीक है।